नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। तो गुजरात में आज दूसरे चरण के मतदान यानी पोलिंग के साथ ही अब सबका इंतजार, सबकी नजर जो है फैसले की घड़ी पर है। जी हां, फैसले की घड़ी 8 तारीख को जब गुजरात, हिमाचल विधानसभा और 7 तारीख को दिल्ली एमसीडी के चुनाव नतीजे आएंगे। लेकिन मैंने कहा फैसले की घड़ी आने में अभी वक्त है, लेकिन जब चुनाव हो जाते हैं, चुनाव होने के बाद, मतदान पूरा होने के बाद चुनाव नतीजे आने तक चर्चा करने के लिए एक विषय होता है और वो होता है एग्जिट पोल। जी हां, और एग्जिट पोल के नतीजे, एग्जिट पोल के परिणाम जो हैं वो आ गए हैं। एग्जिट पोल के परिणाम जो हैं आ गए हैं। तमाम अलग अलग कंपनियों, अलग अलग न्यूज चैनल्स ने एग्जिट पोल को लेकर के अपने अपने अनुमान, अपने जो उनका आंकड़े हैं वो जनता के सामने रख दिए हैं। तो चुनाव नतीजे यानी कि जो एग्जैक्ट जो नतीजे होंगे तब से लेकर अब तक जो है चर्चा एग्जिट पोल पर होगी। और दो टूक में आज फैसले की घड़ी की बात होगी और साथ साथ एग्जिट पोल की बात होगी। हालांकि मैं यहां पर डिस्क्लेमर दे दूं कि एग्जिट पोल जो है, हम दूरदर्शन जो है एग्जिट पोल में यकीन नहीं रखता, हम लोग एग्जिट पोल नहीं करते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, जो तमाम कंपनियां हैं उनके अपने अपने दावे हैं। कई बार एग्जिट पोल जो हैं बिल्कुल सटीक साबित होते हैं, बिल्कुल सही आते हैं। कई बार एग्जिट पोल जो हैं उनको लेकर सवाल उठते हैं, वो एग्जिट पोल गलत साबित हो जाते हैं, सारे अनुमान उल्टे हो जाते हैं, ऐसा भी हमने देखा है। लेकिन कई बार ऐसा होता है, बड़े सटीक चुनाव नतीजे जो एग्जिट पोल में, वही नतीजे जो एग्जिट पोल देता है वही चुनाव परिणाम वाले दिन भी हमें देखने को होते हैं। तो ऐसी कई चीजें होती हैं। लेकिन इसीलिए जाहिर सी बात है कि कुछ लोग एग्जिट पोल को मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। और जब एग्जिट पोल के ऊपर चर्चा होती है तो एक सेट पैटर्न में होती है, और वो सेट पैटर्न क्या है? जो चुनाव हारता है, जो एग्जिट पोल में चुनाव हारता हुआ दिख रहा है, वो ये कहता है कि ये एग्जिट पोल है, चुनाव नतीजों का इंतजार कीजिए और हम जो है बाजी पलट देंगे। और जो जीतता है वो ये कहता है कि देखिए एग्जिट पोल जो कह रहे हैं वही असल नतीजों में भी होगा। लेकिन दरअसल एग्जिट पोल जो है ये सर्वे, एक तरह का सर्वे होते हैं, और इन सर्वों के लिए सैंपल साइज लिया जाता है। किसी का सैंपल साइज छोटा होता है, किसी का सैंपल साइज बड़ा होता है। तो इसलिए सैंपल साइज के ऊपर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। हालांकि अब तमाम कंपनियों ने, तमाम जो एग्जिट पोल करने वाले लोग हैं, उन्होंने अपने सैंपल साइज को बढ़ाना शुरू कर दिया है, क्योंकि उनकी क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं। लेकिन इसके बावजूद जो है एग्जिट पोल पर चर्चा जरूर होती है, और अगले 1-2 दिन जो राजनीतिक फलक पर आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जिट पोल के चर्चे सुनने को मिलेंगे। तो चलिए आज दो टूक में हम भी, क्योंकि चुनाव पूरे हो चुके हैं, नतीजों का इंतजार है, फैसले की घड़ी का इंतजार है, तो चलिए हम भी बात करते हैं एग्जिट पोल को और एग्जिट पोल को समझने की कोशिश करते हैं दरअसल ये एग्जिट पोल क्या कह रहे हैं। लेकिन इससे पहले एक बात कह दूं मैं, कई बार ऐसा होता है, जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि एग्जिट पोल जो कहते हैं वो पलट जाती हैं बाजी, कई बार सटीक बैठती हैं। लेकिन जब मोटे तौर पर एग्जिट पोल एक ही दिशा में, जब सारे एग्जिट पोल मोटे तौर पर एक ही दिशा में जाते हुए दिखते हैं, तो बात समझ में आती है कि दरअसल जमीनी हकीकत क्या है। और इस संदर्भ में अगर आज जो एग्जिट पोल हुए उनकी बात अगर हम करें, तो गुजरात को लेकर तस्वीर बिल्कुल साफ है। गुजरात को लेकर तस्वीर, सबके एग्जिट पोल जो है नतीजे एक जैसे हैं, और वो एग्जिट पोल नतीजे ये हैं कि बीजेपी की सरकार एक बार फिर बनने जा रही है। गुजरात में 27 साल के बाद भी, यानी नरेंद्र मोदी को टक्कर गुजरात में कोई नहीं दे पा रहा है। लेकिन इसी तरह अगर मैं एमसीडी चुनाव की बात करूं, तो एमसीडी चुनाव के जो एग्जिट पोल अब तक आए हैं उसमें दिल्ली में आम आदमी पार्टी जो है वो जीतती हुई दिख रही है। तो मोटे तौर पर ये दो एग्जिट पोल अगर देखें, सबके अनुमान अगर एक दिशा में दिख रहे हैं तो यहां दिख रहे हैं। हालांकि हिमाचल को लेकर के जो है मामला बटा हुआ है। कई लोग जो है बीजेपी की सरकार बना रहे हैं, कई एग्जिट पोल जो है कांग्रेस की सरकार बना रहे हैं। कई लोग ये भी प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि संभव है कि अन्य और निर्दलीय तय करें कि हिमाचल में अगली सरकार किसकी होगी। बहरहाल ये तमाम आकलन है, अनुमान है, एग्जिट पोल के नतीजे हैं। इससे पहले कि इन पर चर्चा करें, आइए महत्वपूर्ण बिंदु समझ लेते हैं। इन एग्जिट पोल के अहम बिंदु क्या हैं, जरा ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए गुजरात को लेकर हम देखते क्या कहते हैं गुजरात के एग्जिट पोल। एग्जिट पोल गुजरात के कहते हैं 27 साल बाद भी गुजरात में भाजपा के किले में सेंध नहीं लगा पाया है विपक्ष।
ये एग्जिट पोल के साफ नतीजे दिखाते हैं। गुजरात में नरेंद्र मोदी के सामने कोई टिक नहीं पा रहा है। एग्जिट पोल के नतीजे ये साफ तौर पर दिखा रहे हैं, गुजरात में नरेंद्र मोदी के अलावा और कोई जो है दिखता नहीं है चेहरा। कुछ एग्जिट पोल के अनुसार गुजरात में भाजपा अब तक का अपना सबसे बढ़िया शानदार प्रदर्शन करने जा रही है, तो कांग्रेस अपना अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन करेगी। गुजरात में भाजपा 2017 से बेहतर प्रदर्शन करते हुए प्रचंड बहुमत हासिल करेगी, यह गुजरात के एग्जिट पोल के नतीजे कह रहे हैं। 2017 की तुलना में गुजरात में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद खराब होगा। जी हां, बेहद खराब होगा कांग्रेस का प्रदर्शन, यह एग्जिट पोल कहता है गुजरात को लेकर के। इसके अलावा गुजरात में नंबर 2 की लड़ाई में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में टक्कर लगता हो रही है और कांग्रेस ने यहां आम आदमी पार्टी को मात दे दी है और अपनी नंबर 2 की पोजीशन बरकरार रखी है। आम आदमी पार्टी गुजरात में खाता तो खोलेगी, लेकिन केजरीवाल के बड़े बड़े दावे जो हैं वो फुस होते हुए दिख रहे हैं। ये एग्जिट पोल जो है, गुजरात के एग्जिट पोल जो हैं, ये उनके संकेत हैं, उनके अहम बिंदु हैं जिन्हें समझने की जरूरत है। तो ये तो बात हुई गुजरात की। अब आइए जरा समझ लेते हैं, जहां गुजरात के एग्जिट पोल ही है, जैसे मैंने कहा 27 साल बाद भी गुजरात में भाजपा के किले में सेंध नहीं लगा पाया। अब जाइए गुजरात के एग्जिट पोल देख लें, तो गुजरात के एग्जिट पोल क्या कहते हैं। न्यूज एक्स जन की बात, बीजेपी 117 से 140, कांग्रेस 34 से 51, आम आदमी पार्टी 6 से 13, अन्य के खाते में 1 से 2। नवभारत ईटीजी रिसर्च कहती है बीजेपी 135 से 145, कांग्रेस 24 से 34, आम आदमी पार्टी 6 से 16, अन्य के खाते में 1 से 3। रिपब्लिक पी मार्क का एग्जिट पोल यह कहता है कि बीजेपी को 128 से 148, कांग्रेस को 30 से 42, आम आदमी पार्टी को 2 से 10 और अन्य के खाते में 0 से 3 सीटें जा सकती है। टीवी 9 और ऑन द स्पॉट जो है उसका एग्जिट पोल क्या कहता है, वो ये कहता है 125 से 130 बीजेपी के खाते में, कांग्रेस के 40 से 50, आम आदमी पार्टी को 3 से 5, अन्य के खाते में 3 से 7। और चाणक्य और आज तक का एग्जिट पोल जो है वो कहता है कि बीजेपी को 129 से 151, यानी अब तक गुजरात में सबसे शानदार प्रदर्शन हो सकता है। 129 से 151, कांग्रेस 16 से 30, आम आदमी पार्टी 9 से 21 और अन्य के खाते में 0 से 2% जाते हुए दिखाई देती है। तो अगर यह एग्जिट पोल के अनुमान के अनुसार बीजेपी कम से कम जो है 117 और ज्यादा से ज्यादा 151 सीटें जीत सकती है। यह एग्जिट पोल के परिणाम जो है, इनको अगर पोल ऑफ द पोल की मैं बात करूं, और इसी तरह से कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस कम से कम 16 और अधिक से अधिक 51 सीटें, अगर 16 सीटें आती हैं या 16 से 20 आती हैं, कांग्रेस के लिए यह गुजरात में अब तक का सबसे शर्मनाक प्रदर्शन होगा। आम आदमी पार्टी पोल ऑफ द पोल की बात करें तो कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 21 सीटें, और अगर 21 सीटें लेती है तो सीधे सीधे आम आदमी पार्टी कांग्रेस को गुजरात में एक टक्कर दे रही है और रिप्लेस करने की सिचुएशन में आ सकती है। यह पोल ऑफ द पोल कहता है हिमाचल प्रदेश का। और मैं आपको यह भी बता दूं, इसके अलावा मैं आपको एक और सर्वे जो हमारे ग्राफिक बनने के बाद आया, मैं उसका भी रिजल्ट आपको बता दूं। एबीपी सी वोटर का सर्वे, एबीपी सी वोटर का सर्वे कहता है कि गुजरात में बीजेपी को 128 से 140, मैं कह रहा हूं सबका एक तरफा है यहां पर, 128 से 140। इसके अलावा कांग्रेस को 31 से 43 और आम आदमी पार्टी को 3 से लेकर 11 सीटें तक मिल सकती हैं। तो यह तो बात हुई गुजरात की, और अब चलिए बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की और समझने की कोशिश करते हैं कि हिमाचल प्रदेश के मुख्य बिंदु क्या हैं। जरा बिंदुवार समझने की क्या कोशिश कीजिए, क्या कहते हैं हिमाचल के एग्जिट पोल। हिमाचल में कांग्रेस और भाजपा में कांटे की टक्कर है, कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर है हिमाचल प्रदेश में। कुछ एग्जिट पोल के अनुसार हिमाचल में भाजपा की फिर से सरकार बनने जा रही है। कुछ एग्जिट पोल साफ तौर पर कहते हैं कि बीजेपी जो है रिवाज बदलेगी और सरकार बनाएगी, लेकिन कुछ पोल के अनुसार हिमाचल में कांग्रेस सरकार बना सकती है। कुछ एग्जिट पोल यह भी कहते हैं कि कांग्रेस सरकार बना सकती है। मामला बहुत ही जो है कांटे का है। सरकार किसी की भी बने, सीटों का अंतर मामूली होगा। यह साफ तौर पर एग्जिट पोल में दिख रहा है कि किसी की भी सरकार बने, सीटों का अंतर दरअसल मामूली होगा। हिमाचल में ज्यादातर
पोल ये कहते हैं कि आम आदमी पार्टी का हिमाचल प्रदेश में खाता भी नहीं खुलेगा। ज्यादातर एग्जिट पोल ये कह रहे हैं कि हिमाचल में आम आदमी पार्टी शून्य तक सिमट कर रह जाएगी। और कुछ एग्जिट पोल के अनुसार कांटे की टक्कर में निर्दलीय और अन्य सरकार बनाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। ये हिमाचल के एग्जिट पोल के नतीजे कहते हैं। तो एग्जिट पोल देख लीजिए, हिमाचल के पोल क्या कहते हैं ये भी समझिए। जी न्यूज का सर्वे कहता है कि बीजेपी 35 से 40 सीटें लेकर सरकार बनाएगी, कांग्रेस 20 से 25 सीटों में सिमट जाएगी, आम आदमी पार्टी को 0 से 3 और अन्य के खाते में 101 से 5। ये जी न्यूज के सर्वे के अनुसार हिमाचल में बीजेपी की सरकार फिर बन रही है। इसी तरह से अगर नवभारत ईटीजी रिसर्च की बात करें तो वो भी कहते हैं कि बीजेपी की सरकार फिर से बन रही है 34 से 42 और कांग्रेस के खाते में 24 से 32। आम आदमी पार्टी का खाता नहीं खुलेगा, अन्य के खाते में 1 से 3। इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया यह कहता है कि बीजेपी 24 से 34, लेकिन यहां पर कांग्रेस को बढ़त है 30 से 40 सीटें। आम आदमी पार्टी का खाता यहां भी नहीं खुल रहा है, अन्य को 4 से 8 सीटें मिल सकती हैं। रिपब्लिक भारत पी मार्क का सर्वे यह कहता है कि बीजेपी 36 सीटें लेकर सरकार बनाएगी, कांग्रेस 30 सीटों में सिमट जाएगी, आम आदमी पार्टी को 1, अन्य के खाते में 1 सीटें। इसके अलावा मैं आपको एक और सर्वे बता देता हूं जो हमारे ग्राफिक बनने के बाद जो सर्वे आए एबीपी सी वोटर, वो ये कहता है कि बीजेपी हिमाचल में 33 से 41 सीटें लेगी और इस तरह से बीजेपी सरकार बनाएगी। कांग्रेस के खाते में 24 से 32, आम आदमी पार्टी का खाता नहीं खुलेगा। और सी वोटर का सर्वे कहता है कि अदर्स के खाते में 0 से 4 सीटें जा सकती हैं। इसी तरह से जन की बात न्यूज एक्स का सर्वे हिमाचल को लेकर कहता है कि बीजेपी 32 से 40 तक जो है सीटें लेगी और इस तरह से बीजेपी सरकार बनाने के बहुत नजदीक है। कांग्रेस 34 से 27, यानी यहां पर मामला इतना बराबरी का है कि हो सकता है अन्य जो हैं 2 से 1 सीटें जो अन्य के वो एक निर्णायक भूमिका में आ सकते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी का यहां खाता नहीं खुलेगा। तो ये हिमाचल का एग्जिट पोल जो है वो कहता है। तो इस तरह से गुजरात, हिमाचल के एग्जिट पोल मैंने बताया। अब जरा दिल्ली को समझ लेते हैं। दिल्ली के जो स्थानीय लोकल बॉडी के एमसीडी के चुनाव हुए थे वो क्या कहता है एग्जिट पोल लेकर के। बड़ा साफ है, एग्जिट पोल के अनुसार दिल्ली के स्थानीय चुनाव में आम आदमी पार्टी जीतती हुई दिख रही है, यानी एमसीडी में आम आदमी पार्टी जो है विधानसभा के बाद एमसीडी पर भी आम आदमी पार्टी का कब्जा होगा, ऐसा साफ दिखता है। एमसीडी से बीजेपी की सत्ता का अंत होता दिख रहा है, एग्जिट पोल ये कहते हैं। और साथ साथ बड़ी बात क्या है एमसीडी चुनाव को लेकर, जो कांग्रेस वो ये है कि लोकसभा विधानसभा के बाद दिल्ली एमसीडी से भी कांग्रेस का लगभग सफाया होने जा रहा है। तो ये एग्जिट पोल जो हैं ये दिखाते हैं और इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। दो टूक में मेरा आज का सवाल, आपने सर्वे देख लिए, आपने मुख्य बिंदु समझ लिए और अब मेरा दो टूक का सवाल आपके सामने है। दो टूक में मेरा आज का सवाल, गुजरात हिमाचल विधानसभा चुनावों के एग्जिट पोल के नतीजे जमीनी हकीकत के कितने नजदीक। जी हां, गुजरात हिमाचल विधानसभा चुनावों के एग्जिट पोल के नतीजे जमीनी हकीकत के कितने नजदीक, ये मेरा आज का सवाल है। जाहिर सी बात है चर्चा एमसीडी पोल पर भी होगी, लोकल जो है नतीजे उस पर भी होगी, जिसके नतीजे 7 तारीख को आ रहे हैं। लेकिन इस चर्चा में मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, आइए मैं मेहमानों का परिचय करवा दूं। आज इस सवाल को लेकर मेरे साथ जो मेहमान जुड़ चुके हैं, मेरे साथ संजू वर्मा जुड़ी हैं, बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं संजू वर्मा। मेरे साथ नीरज मिश्रा जी जुड़े हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं नीरज मिश्रा। इसके अलावा अकील खान जी मेरे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक, आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं। और आम आदमी पार्टी ने अपना कोई प्रवक्ता भेजा नहीं है, लेकिन अकील खान जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से उनका पक्ष रखने के लिए मेरे साथ जुड़ेंगे। और मेरे साथ ब्रिजमोहन दुग्गल हैं, इलेक्शन एडवाइजर, राजनीतिक विश्लेषक। मैंने कहा सर राजनीतिक विश्लेषक हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से आप हैं, मतलब आम आदमी पार्टी की तरफ से नहीं है, राजनीतिक विश्लेषक हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से आप पक्ष रख सकते हैं। हाँ, आप आम आदमी पार्टी के समर्थक ही हैं, इसलिए मैंने आम आदमी पार्टी के समर्थक कहा, राजनीतिक विश्लेषक। लेकिन अकील खान जी राजनीतिक विश्लेषक लेकिन आम आदमी पार्टी के समर्थक। राजनीतिक विश्लेषक। आप आम आदमी पार्टी के समर्थक नहीं है? देखिए, वो जो अलग है राजनीतिक विश्लेषक, दो बातें एक साथ नहीं कर रहा। मैं विश्लेषण करूंगा इम्पार्शियली। हाँ, लेकिन चलिए आज आपका, चलिए ओके सर अकील खान जी, आज आपका ये रूप भी देखते हैं इम्पार्शियली आप कैसे राजनीतिक विश्लेषण करते हैं। आज आपका ये नया रूप भी मेरे दर्शक देखेंगे तो अच्छा लगेगा, मजा आएगा।
देखिए, शुरुआत मैं कर रहा हूं बृजमोहन दुग्गल इलेक्शन एडवाइजर के संस्थापक हैं। बृजमोहन दुग्गल जी, ये जो अब तक हमने जो परिणाम देखे हैं, जो अब तक हमने सब कुछ देखा है, क्या आपको लगता है कि ये जमीनी हकीकत जो है गुजरात, हिमाचल और दिल्ली की, उसके कितने नजदीक हैं ये एग्जिट पोल? देखिए अशोक जी, क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूं तो सबसे पहले दिल्ली की बात करूं, बेहतर रहेगा। बाकी दोनों जगह मैं घूम करके आया हूं। तो दिल्ली में हमारे दोनों दलों के साथी हैं। दोनों के प्रति सम्मान बरतते हुए, ये कोई दिल्ली वालों के लिए कोई छुपा हुआ तथ्य नहीं था, ये ओपन सीक्रेट था जी। कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी आ रही है। ठीक है, ये हम सबको पता था। दिल्ली में एक नागरिक के तौर पे हम जो रहते हैं, इसकी दो बड़ी वजह थी अशोक जी। पहली बात ये कि आम आदमी पार्टी के 62 विधायक दिल्ली विधानसभा में हैं, और दिल्ली वाला होने के नाते मुझे कोई केजरीवाल के खिलाफ कोई लहर नहीं दिखाई दे रही थी। जब मैं ये कहता हूं कि मुझे केजरीवाल के खिलाफ कोई लहर दिखाई नहीं दे रही थी, तो साथ में मैं ये भी जोड़ता हूं कि मुझे बीजेपी के पक्ष में भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और ये जो आंकड़े आए हैं आज दिल्ली एमसीडी के, तो आप देखेंगे कि वो जो वोट प्रतिशत निकल के आया है, तो बीजेपी ने करीब करीब अपना, एग्जिट पोल की मैं बात कर रहा हूँ, वोट प्रतिशत उतना रिटेन किया है। आम आदमी पार्टी आगे बढ़ी है, और वो जो आगे बढ़ी है जिसकी बात हम हमेशा करते हैं, उसने कांग्रेस को खाया है। ये रही दिल्ली की बात। अब वो कितनी आगे जाएंगी, नंबर्स एग्जैक्ट इतने ही रहेंगे, क्योंकि आज मैंने जो एमसीडी के नंबर जितने देखे हैं अशोक जी, सभी ने 15-15, 20-20 का मार्जिन दिया है। ये मेरे लिए थोड़ी आश्चर्यजनक बात है। अमूमन एग्जिट पोल में हम इतना अंतर रखते नहीं हैं। आप 10-8 भी रखते हो तो माना जाता है, इतना भी क्यों रख रहे हो, यदि आपने सही तरीके से एग्जिट पोल किया है तो दिल्ली बहुत चौंकाने वाला नहीं है। दिल्ली सभी राजनीतिक पंडित, सभी पत्रकार, और दिल्ली में ये लोग मान रहे थे कि केजरीवाल को एज है। अब वो एज कहां जाके रुकेगा नंबर्स में, ये देखने वाली बात होगी। पर मेरा मानना है वो 150 के आसपास, 150 से ज्यादा ही होना चाहिए, 150 से नीचे नहीं रहेगा। आप 150 से ज्यादा मान रहे हैं? ओके, ठीक है। हाँ। ठीक है, अब हम आते हैं हिमाचल में। हिमाचल में खुद घूम के आया। हिमाचल बहुत ही एक कहें तो कुछ एग्जिट पोल ने एकदम बीजेपी को जीत दिखाई है, और शायद एक एग्जिट पोल ऐसा है आज तक और एक्सिस माई इंडिया का, जो कि स्लाइटली कांग्रेस को जीत दे रहा है, और न्यूज 24 ने बराबर दिया है जी। ठीक है अशोक जी, वहां मैं खुद घूम के आया। वहां लड़ाई कांटे की है, हमने खुद महसूस किया, देखा। हमारी टीम वहां काम कर रही है। वहां हमने देखा, वहां जो निर्णायक भूमिका होने वाली है, वो होने वाली है बागियों की। अब सभी लोग ये कहेंगे कि बागी बड़े महत्वपूर्ण हैं, लेकिन बागियों की भूमिका को भी मैं आपको बहुत स्पेसिफिक बताता हूं। बागी कैसे दोनों पार्टियों पर असर डालेंगे। मान लीजिए किसी भी पार्टी का बागी है, मैं बीजेपी का बागी मान लेता हूं। यदि बागी बीजेपी को हरा रहा है, खुद नहीं जीत रहा है, बीजेपी को हरा रहा है, तो फायदा हो रहा है कांग्रेस को। और यदि बागी खुद जीत रहा है तो फायदा बीजेपी को होगा, क्योंकि जीतने के बाद वो अपनी मूल पार्टी में वापस आएगा। तो पूरा देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कांटे की लड़ाई है, इतनी ज्यादा कांटे की है कि इस वक्त प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है जी। लोग ये कह रहे हैं, मैं देख रहा था बहुत देर से, कि कांग्रेस के पास चेहरा नहीं था, लेकिन वो जो लोग ये तर्क दे रहे हैं हिमाचल में, वो लोग ये भूल जाते हैं कि प्रतिभा सिंह वीरभद्र सिंह की पत्नी है। भले ही वो सक्रिय रूप से तो कहना गलत है, इस तरीके से सामने आकर लोगों से नहीं सक्रिय, उनको तो प्रदेश अध्यक्ष की, उनको तो नेतृत्व उनके हाथ में दिया गया था, लेकिन चेहरा उनका प्रोजेक्ट नहीं किया गया था, तो वो एक फैक्टर हो सकता है जी। हाँ। हो सकता है। अब हम जाते हैं अशोक जी, यहाँ बहुत कांटे की टक्कर है और किसी भी तरफ पड़ला जा सकता है जी। बागियों का मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि बागियों को समझना बहुत आवश्यक है। बागी यदि खुद जीत रहा है तो बीजेपी का फायदा है, क्योंकि जीतने के बाद वो वापस अपनी मूल पार्टी में ही आएगा। ये हम अतीत में भी देख चुके हैं। लेकिन यदि बागी खुद भी हार रहा है तो वो बीजेपी की वो सीट लूज करवा रहा है वहां पर। इसका फायदा वहां कांग्रेस को मिलेगा। ठीक। अब हम आते हैं तीसरी जो सबसे बड़ी संजू जी, गुजरात पे तीसरा जो सबसे बड़ा पहलू है, राज्य है हमारा गुजरात। देखिए आज एग्जिट पोल आए हैं, लेकिन जब आम आदमी पार्टी वहां गई थी, केजरीवाल जी चाहे जो मर्जी दावे करें, जितने मर्जी दावे करें कि मैं लिख के आपको दूंगा, चिट पे लिखवा लीजिए, हम जीत रहे हैं, लेकिन हम सब जितने भी जानकार, हम सब जानते थे कि कांग्रेस के वोट केजरीवाल वहां खाएंगे और इसका फायदा बीजेपी को होगा। ये पहला फैक्टर। लेकिन इससे भी बड़ा फैक्टर क्या है, आप गुजरात चले जाइए, आप भी गए थे, हम भी घूम के आए, वहां दिखते हैं
बहुत सारी दिक्कतें हैं। आप किसी भी इलाके में चले जाइए, लोगों से बात करिए, बिजली, पानी, वो तमाम दिक्कतें आपको गिना देगा। लेकिन आखिर में क्या कहता था कि वोट किसको देना है? वोट तो मोदी जी को देना है। वोट किसको देना है? वोट तो भाजपा को देना है। तो गुजरात की जीत भी मुझे आश्चर्यचकित नहीं कर रही है। हाँ, ये जो नंबर है 130 के आसपास, 125 के आसपास, ये हम सब मान रहे थे, लेकिन अगर 150 पहुंच गया तो ये बहुत जबरदस्त जीत होने वाली है। और मुझे लगता है कि 140 के आसपास गुजरात में रहना चाहिए। मैं वही कह रहा हूं, अगर कुल मिलाकर देखें तो जो अगर एग्जिट पोल का अगर हम एक औसत निकाल लेते हैं तो बीजेपी कम से कम 117 है, कम से कम, यानी पिछली बार से 18 सीटें ज्यादा, और ज्यादा से ज्यादा 151 है, जो अपने आप में बहुत बड़ी जीत है। और सबसे बड़ी बात है 27 साल बाद, अगर 27 साल बाद भी विपक्ष वहां पर सेंध नहीं लगा पा रहा है तो विपक्ष को चिंता करनी होगी, क्योंकि एक राज्य से आप पूरी तरह से गायब ही हो गए। संजू वर्मा, आप खुश तो बहुत होंगी गुजरात के पोल जो है एग्जिट पोल के नतीजे देखकर। अशोक जी, गुजरात के एग्जिट पोल से बेहद खुशी मिली है, पर अभी अंतिम फैसला 8 तारीख को क्या होता है वो देखने के लिए हम सब बड़ी उत्सुकता से आपको डाउट तो नहीं है कुछ गुजरात को लेकर? जी, आपको डाउट तो नहीं है गुजरात को लेकर? नहीं नहीं नहीं। अरे अशोक जी, ये कैसा सवाल कर दिया आपने कहा था इसलिए। नहीं, बोलिए बोलिए, मजाक कर रहा था जी, बोलिए। अशोक जी, आपको पता है भाजपा के प्रवक्ता यदि बोलते हैं कि हम तो जरूर जीतेंगे, तो आप देखिए थोड़े घंटों के बाद आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बोलेंगे इनको कैसे पता ईवीएम में गड़बड़ी है। तो आजकल थोड़ा सोच समझ कर बोलना पड़ता है। ईवीएम में तो गड़बड़ी है। 20 लाख। अरे अशोक जी, कौन बीच में बैकग्राउंड म्यूजिक दे अकील रहा खान है? जी, अभी आपने कहा था आम आदमी पार्टी नहीं, लेकिन आम आदमी पार्टी का नाम आते ही आप उछल के आ गए। तो अभी रुक जाइए, आपका बारी आएगी। रुकिए, स्वतंत्र अकील खान जी, स्वतंत्र राजनीतिक विश्लेषक का टाइम आएगा, रुकिए, मैं आऊंगा आपके पास। अभी कांग्रेस पार्टी के पास आऊंगा संजू जी के बाद, फिर स्वतंत्र राजनीतिक विश्लेषक की तरफ आऊंगा। संजू जी, बात पूरी कीजिए। जी अशोक जी, सबसे पहली तो ये बात कि गुजरात में 27 साल की एंटी इनकम्बेंसी का विपक्ष जी जो एडवांटेज लेना चाहता था, अभी एक बात तो स्पष्ट है, जैसा दुग्गल साहब ने कहा, चाहे बीजेपी को गुजरात में 120 मिले, 130 मिले या फिर 150 सीटें मिले, यह बात तय है कि नरेंद्र मोदी की डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में गुजरात में एंटी इनकम्बेंसी प्रो इनकम्बेंसी में तब्दील हो चुकी है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, बार बार मैं ये कहती हूं, लोग बोलते रहे संजू वर्मा जी आप सिर्फ आंकड़े देती हैं। आंकड़े देना जरूरी है। गुजरात मॉडल को सिर्फ 20 सेकंड्स में बताऊंगी। 19.5 लाख करोड़ की जीडीपी, देश में सबसे कम बेरोजगारी का रेट सिर्फ 1.2%, देश के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में 20% का योगदान सिर्फ गुजरात से आता है, देश की फार्मास्यूटिकल ड्रग्स इंडस्ट्री के प्रोडक्शन में लगभग 40% का योगदान सिर्फ गुजरात से आता है, देश का जो सी बोर्न ट्रेड है उसमें कांडला पोर्ट और मुंद्रा पोर्ट, ये दोनों का 40% से ज्यादा योगदान है। और सबसे जो मजे की बात है वो ये है कि एक जो कहते हैं ना, पॉलिटिक्स इज अबाउट परसेप्शन। मैंने आपके कई शोज देखे, आप गुजरात में थे। एक चीज आपने नोटिस की होगी, जब आप लोगों को गुजरात में पूछते हो क्या यहाँ पर थोड़ी महंगाई है, कुछ लोगों ने कहा हाँ, थोड़ी बहुत बेरोजगारी की समस्या है, कुछ लोगों ने कहा हाँ, मोरबी का भी किस्सा हुआ, उसको हम कारपेट के नीचे नहीं दबा सकते। बीच में गुजरात में एग्जाम लीकेज का भी इशू हुआ था। बिल्कुल। एक चीज जो विपक्ष को पूछना चाहिए कि कुछ समस्याएं सामने आई, उसके बावजूद विपक्ष तो एकजुट नहीं हो पाया, पर गुजरात की जनता फिर भी नरेंद्र मोदी में अटूट विश्वास क्यों रखती है? उसका एक कारण यह है कि गुजरात में आप चाहे जो भी कह लीजिए, गवर्नेंस डेफिसिट, ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो किसी भी और मॉडल के मुकाबले, चाहे वो केजरीवाल मॉडल हो या चाहे प्रियंका गांधी का हिमाचल मॉडल हो, गवर्नेंस डेफिसिट ना के बराबर है, ट्रस्ट डेफिसिट ना के बराबर है। और आज भी जो बोलते हैं ना अंग्रेजी में सन ऑफ द सॉइल, नरेंद्र मोदी को लोग एक सन ऑफ द सॉइल के रूप में देखते हैं, और उनको पता है कि हमारी समस्या भी है, तो वो ये मोदी सरकार ही उसका समाधान ढूंढेगी। केजरीवाल के मॉडल में एक चीज 10 सेकंड में खत्म करूंगी अपनी बात। केजरीवाल जी ने जाकर क्या कहा गुजरात में?
उन्होंने कहा मैं गुजरात के हर घर को महीने का 30,000 रुपए दूंगा। अभी गुजरात में लगभग अशोक जी 1.5 करोड़ हाउस होल्ड हैं। 1.5 करोड़ घरों को यदि आप 30,000 महीने का दोगे, मतलब महीने का 45,000 करोड़, मतलब सालाना केजरीवाल कह रहे थे मैं गुजरात की जनता को 5.4 लाख करोड़ तो ऐसे ही दे दूंगा। आप 5.4 लाख करोड़ कहां से लाते? 30,000 रुपए मुफ्त देने के आंकड़े के हिसाब से यदि हम गणित बिठाएं तो गुजरात की जनता समझ गई कि ये वही केजरीवाल है जो मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त वैक्सीनेशन, नए अस्पताल, नए स्कूल, नए कॉलेज, नए फ्लाईओवर कहकर दिल्ली में एक फ्लाईओवर नहीं, एक स्कूल नहीं, एक कॉलेज नहीं खुला। ओके, आप जो कह रही है वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेरा उससे भी बड़ी बात है कि मैं ये कहता हूं गुजरात के लोग जो है ना, गुजरात में ज्यादातर लोग जो है व्यवसाय करते हैं, तो वो कैलकुलेशन सब जानते हैं कि भाई कैलकुलेशन क्या है और कौन सा कैलकुलेशन जमीन के नजदीक है, कौन सा नहीं, इसलिए उन्होंने कैलकुलेट करके देखा होगा, वो अपने हिसाब से उन्होंने वोट दिया, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन नीरज मिश्रा जी, मैं बाकी स्टेट पर भी आऊंगा संजू जी, लेकिन मैंने बृजमोहन जी से शुरू किया क्योंकि वो इलेक्शन एडवाइजर से जुड़े हुए हैं, तो मैं इलेक्शन का एक पूरा पर्सपेक्टिव समझना चाहता था, लेकिन मैं एक एक करके आऊंगा। नीरज मिश्रा जी, गुजरात में 27 साल बाद भी आप जो हैं एक तरफ बीजेपी को हटा नहीं पा रहे हैं, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी से आपका दूसरे नंबर के लिए फाइट हो रही है, और कई एग्जिट पोल ये कहते हैं कि गुजरात में कांग्रेस अपना अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन करने जा रही है। क्या कारण है? अशोक जी, पहले तो गुजरात, हिमाचल और दिल्ली की जनता को मेरा साधुवाद, धन्यवाद कि वो घर से निकले और उन्होंने वोट किया। देखिए, एग्जिट पोल है अशोक जी, आप उनको सारी सीट दे दीजिए, असली तो रिजल्ट 8 तारीख को आएगा ना। बिल्कुल। लेकिन जो संजू जी फैक्ट्स की बात कर रही थी, तो फैक्ट्स मैं इनको थोड़े से याद दिला देता हूं गुजरात के संदर्भ में। गुजरात में इतिहास में पहली बार। नीरज जी एक मिनट, आप अपनी बात आगे बढ़ाइएगा और जो आप पॉइंट रखना चाहते हैं बिल्कुल रखिएगा, मैं आपको समय दूंगा। लेकिन क्या आपको लग रहा है, क्योंकि मेरा मूल सवाल यही है, क्या आपको लग रहा है ये जो एग्जिट पोल गुजरात के हैं के संदर्भ में मैं बात करूं, आपको लग रहा है कि ये सही नहीं है? अशोक जी, आपको पता होगा कि राजनीतिक पार्टियां अपने भी सर्वेस कराती हैं चुनाव के बाद। मेरे पास सीट बाय सीट रिपोर्ट है, जहां हम पहले फेज में 62 सीटें या उससे ज्यादा जीत रहे हैं 89 में से, और अभी जो आज जो 93 सीटें हुई हैं उसमें लगभग 63 सीट हम जीत के 125 सीटों के साथ गुजरात में सरकार बना रहे हैं। तो ये जो अभी जो नैरेटिव है, उस नैरेटिव पर एनर्जी वेस्ट करने की हम लोगों को जरूरत महसूस नहीं हो रही। इसीलिए आप मेरे चेहरे पर वो हंसी देख रहे होंगे और वो एकदम शांति देख रहे होंगे कि 8 तारीख को हम लोग तो सरकार बनाने की तैयारी। ठीक है, चलिए नीरज जी, अच्छी बात है, आपने कहा कि आपने अपनी पार्टी का सर्वे कराया था, आपने ये नहीं कहा कि आईबी की रिपोर्ट है कि 125 सीटें जो है कांग्रेस को मिलने जा रही है, जैसे केजरीवाल जी कहते हैं कि आईबी की रिपोर्ट है। लेकिन चलिए ठीक है, आपने अपना नहीं अशोक जी, लेकिन मैं देखिए गुजरात के बारे में एक दो छोटी छोटी चीजें जरूर कहना चाहूंगा। देखिए, गुजरात में जो लोगों ने वोट किया, वो जो 2C मॉडल ऑफ गवर्नेंस गुजरात के अंदर चलता है, करप्शन और कमीशन का, उसके खिलाफ ये वोट हुआ है। चाहे वो मोरबी की घटना हो, चाहे वो आपके पेपर लीक की घटना हो, चाहे इलीगल शराब की घटना हो। संजू जी कुछ आंकड़े दे रही थी, तो आंकड़े कुछ दुरुस्त कर लेते हैं। इतिहास में पहली बार -1.6% का नेगेटिव ग्रोथ रेट है गुजरात का, पहली बार। जो पोर्ट्स की ये दुहाई दे रही थी कि पोर्ट्स के अंदर सबसे ज्यादा बिजनेस होता है, तो उन्हीं पोर्ट पर 3 लाख करोड़ रुपए की इलीगल ड्रग्स मिली हैं और उसके ऊपर आज तक इंक्वायरी नहीं हुई। संजू जी मौका दो, आपको रुकिए संजू जी, ठीक है, आराम से। संजू जी आप उनके संजू जी आप उनके इकोनॉमिक सर्वे पर जी, मैं भी इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया से ही बात कर रहा हूं संजू जी। आप अपना डॉक्यूमेंट खोल लीजिए, मैं अपना खोल लेता हूं और रेफर कर लीजिए उसको। संजू जी हाँ, एक मिनट संजू जी एक मिनट अशोक जी एक मिनट संजू जी आप कंटेस्ट कीजिएगा। संजू जी आप उनके आंकड़ों को चैलेंज कीजिएगा। संजू जी सुनिए आप एक मिनट नीरज जी, एक मिनट संजू जी आप उनके आंकड़ों को चैलेंज कीजिएगा, मैं आपको वक्त दूंगा, वो अपनी तरफ से बात रख लें, फिर आप अपनी तरफ से आंकड़े दो और कहें कि उनके आंकड़े दुरुस्त नहीं है। मैं आपको टाइम दूंगा, अकील खान जी के पास भी मुझे जाना है। नीरज जी अपनी बात कर लें, बोलिए नीरज जी। अशोक जी, इस बात की गवाही तो आप भी देंगे ना कि अडानी साहब के पोर्ट पे जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, लाखों करोड़ रुपए की वहां पर ड्रग्स मिलती है।
ये हेल्थ केयर की, ड्रग्स और फार्मेसी की बात कर रही थी अभी। तो गुजरात इकलौता ऐसा प्रदेश है देश के अंदर जहां पर कैपिटा एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ 5 रुपए है। आप नमीबिया से कंपेयर कर रहे हैं, आप अफ्रीका के देशों से पीछे हैं गुजरात के हेल्थ केयर के मॉडल में। तो ये आंकड़े भी देश की जनता के सामने रखने जरूरी थे और ये कांग्रेस ने घर घर जाकर रखे। और इसीलिए कांग्रेस को जो वोट मिल रहा है, पिछली बार का 41% का जो वोट है उसे बढ़ाकर हम लोग 55% के आसपास ले जा रहे हैं। और गुजरात की जनता हम लोगों को जिता रही है। एक मिनट प्लीज, संजू जी रुकिए प्लीज, मैं आपको मौका दूंगा। पर नीरज जी, आप जो सर्वे करवाने, मुझे नहीं पता आपने अपनी पार्टी का सर्वे किससे करवाया, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि तमाम सर्वे जो हैं, ये मैं 1 2 3 4 5 6 जो तमाम एग्जिट पोल देख रहा हूं, आप उनमें से कोई एग्जिट पोल को, क्योंकि एक तरफा वे एग्जिट पोल सब एक नतीजा दिखा रहे हैं और आपका जो सर्वे है वो बिल्कुल अलग दिखा रहा है। क्या आप बता सकते हैं कि आपका एग्जिट पोल का जो है आपका सैंपल साइज क्या था, या आप लोगों ने किसको, कौन सी कंपनी को हायर किया? कुछ लोगों की विश्वसनीयता तो थोड़ी मालूम पड़े ना। देखिए अशोक जी, मैं अपने सर्वे से पहले आपको गुजरात का पिछले 2017 का सर्वे दिखाता हूं, जो बाकी सब चैनल्स ने किया था जिनका आप नाम ले रहे हैं। इनके हिसाब से पिछली बार भी बीजेपी 140 सीटों के करीब लेकर आ रही थी और एवरेज निकालते तो 118 सीटें। आई कितनी? तो 99 सीट। कांग्रेस को दे रहे थे 50 सीटें, आई कितनी? तो 77 सीटें। और उसमें 10 सीटें ऐसी थी जिसमें 2-3 हजार वोट से हम लोग रह गए। तो ये सर्वे की बात, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि इन पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल लगता है क्योंकि इनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। हमारे सैंपल साइजेस की मैं बात बताता हूं आपको। जो फॉर्म 17C होता है, जब आप वोट करके पोलिंग एजेंट वहां पर टोटल वोटों की गिनती करते हैं, क्योंकि पोलिंग एजेंट हर पार्टी के अंदर रहते हैं, तो हम लोग अपने उन लोगों से टैली कर अपने आंकड़े आपके सामने रख रहे हैं। मैं जिलावार तरीके से, सीट के तरीके से मैं आपको नाम भी दे सकता हूं कि कहां हम जीत रहे हैं। चलिए वो ठीक है, आपके अपने दावे। संजू जी रुकिएगा प्लीज, 1 मिनट रुकिए, आप उनके कंटेस्ट करने का मैं मौका दूंगा। लेकिन जाहिर सी बात है कि 8 तारीख तो ये सब जो चीज़ें हैं जो है वो सब सामने आएंगी, तो आपको फिर से जो है करना पड़ेगा कि दरअसल आपने जिन लोगों से सर्वे किया, जिन लोगों से आंकड़े लिए, वो कहीं आप लोगों को अंधेरे में रख के तो नहीं ले रहे। 8 तारीख को इसका फैसला होगा, तब हम बात करेंगे। लेकिन अकील खान जी, गुजरात में कांग्रेस को 5 से कम सीटें मिल रही हैं, ये तो अरविंद केजरीवाल जी लिख के दे रहे थे कि 5 सीटें भी नहीं पहुंच रही। लेकिन यहां पर जो है कांग्रेस कह रही है कि हम तो 125 सीटें जीत रहे हैं। एग्जिट पोल कहता है कि कांग्रेस जो है वो करीब 15 से 50 सीटें तक जो है वो जीत सकती है। आम आदमी पार्टी मैक्सिमम बहुत जीतती है तो 21 सीटें, लेकिन कई लोग कह रहे हैं शायद 2 सीटों में सिमट कर रह जाए। देखिए, मैं इंजीनियर रहा हूँ मैनेजमेंट का, और मैंने बहुत सर्वे किए हैं, और ये एग्जिट पोल जो होते हैं ना, उनके आंकड़े की क्वालिटी और रेंडमनेस, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर रिजल्ट को लेना चाहते हैं, आपको ये चाहिए रिजल्ट, तो आप उसी हिसाब से आंकड़े इकट्ठे कर लेंगे और आप उस आंकड़ों से शो कर देंगे कि ये देखिए हमारा रिजल्ट ये आया है। तो आंकड़े आपको शो करने जरूरी है, आपको वेबसाइट में डालने जरूरी है कि आपका सैंपल सर्वे क्या था, आपने कहां कहां उसका स्प्रेड क्या था, और आपने कितनी रैंडमनेस के साथ उसको सेलेक्ट किए हैं, आपके जो सर्वे के जो पॉइंट्स हैं। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। किसी भी, मैं आपको बता रहा हूँ, ये चैलेंज भी कर रहा हूँ कि किसी भी, ये जो जितनी भी एजेंसीज हैं, उन्होंने ये आंकड़े नहीं रखे कि हमने सर्वे जो किया है उसका बेसिस क्या, उसकी क्वालिटी क्या। अकील खान जी, अगर मैं गलत नहीं हूं, अकील खान जी अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैं इसको दुरुस्त भी, अगर ब्रिज जी के पास भी मैं थोड़ी देर में जाऊंगा वो इसको सही करने को, अगर मैं गलत नहीं तो तमाम जो एजेंसी सर्वे करने वाली एजेंसियां हैं, आज उन्होंने टेलीविजन पे जो आंकड़े दिए वो उससे जुड़े अपने तमाम आंकड़े जो हैं, सैंपल साइज, ये सब अपनी वेबसाइट पे डालती हैं, क्योंकि मैंने देखा इस बात को। जी अशोक जी, ये प्रूव हो चुका है। जब फर्स्ट टाइम जब हम लोग आए थे, आम आदमी पार्टी जो है फर्स्ट टाइम चुनाव लड़ी थी दिल्ली के अंदर, तो वहां पे 0 सीट दी गई थी आम आदमी पार्टी को। और ये मतलब एनालिसिस था आम आदमी पार्टी का, और जो दूसरी एजेंसी जो सर्वे नहीं कर रही थी उनका ये मतलब असेसमेंट था कि अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर बनेंगे।
मैंने भी ये बोला था, अरविंद केजरीवाल चीफ में मेरी बहुत हंसी उड़ाई गई थी। मैंने कहा कहाँ आप बोल रहे हो 0 to आपको कितने मिल रहे हैं और आप कहाँ से सपना बना रहे हो। लेकिन जो धरातल की सच्चाई है उसको ये जो सर्वे है ना वो नहीं दिखाते हैं। और ये तो आपके हिसाब से गुजरात की धरातल की सच्चाई क्या, ये भी बता दीजिए। लेकिन इससे पहले आप बताएं, मैं आपको याद दिला दूं, अभी आप कहते कहते आप जब बता रहे थे तो आपने अभी कहते कहते कह दिया कि हम लोग जब दिल्ली में सत्ता में आए, तो मतलब आपने शुरू में कहा निष्पक्ष है आप किसी का, लेकिन अभी कहते कहते आपने कह दिया हम लोग जब दिल्ली में आए तो हम लोग मतलब कौन सी, मैं समझ नहीं पाया हो। मैं जंतर मंतर पर अन्ना हजारे के एजुटेशन में 5 दिन में हड़ताल की हूँ, मैं खुद भूखा रहा। तो अन्ना हजारे थोड़ी सत्ता में आए थे, आम आदमी पार्टी आई थी सर। सुनिए वो चेंज करने के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार की हद हो चुकी है। चलिए ठीक है ओके, कोई बात नहीं। अब आपके हिसाब से गुजरात में क्या होने वाला है? आपके हिसाब से आपका आकलन जो आप कह रहे हैं कि एग्जिट पोल जो है ये सही नहीं है, तो आपके हिसाब से सही क्या होने वाला है गुजरात? देखिए, एग्जिट पोल को अगर कोई सही तरीके से करने वाली एजेंसी है वो मुझे नजर नहीं आ रही है। तो ये चीज के ऊपर डाउट है, बहुत बड़ा डाउट है। और वो डाउट मतलब तभी क्लियर होगा जब 8 तारीख को रियल रिजल्ट आएंगे। तो आईबी के आंकड़े सही माने जाए, आईबी के आंकड़े सही माने जाए जो केजरीवाल जी ने दिए थे। अरे सुनिए वो भी उनका अपना असेसमेंट है, समझे ना। वो उनका सर्वे, और वो जमीन पे जाके उन्होंने सर्वे किए सब लोगों से बात करने के बाद, उसमें सच्चाई बहुत कुछ हो सकती है। ये भी 8 तारीख को पता चल जाएगा। ओके। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं पहले भी बोला था, अशोक जी आ रहा हूँ संजय प्लीज, ईवीएम का डाउट हमेशा रहेगा, चाहे दिल्ली में आप प्लीज या गुजरात में। ओके अकील जी, अकील जी अभी आपने कहा कि आप ये सारे सर्वे फेल है, लेकिन आपने जब दूसरी तरफ ईवीएम पे सवाल उठा दिया तो उससे साफ हो जाता है कि आप इन सर्वे में यकीन रख रहे हैं। क्योंकि मैं ये मानता हूं जब पार्टियां ईवीएम पर, चुनाव आयोग पर सवाल उठाना शुरू करती है, चाहे बीजेपी, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, क्योंकि जब पहले दिन सुनिए एक मिनट सर, मुझे एक मिनट मुझे अपनी बात रखने दीजिए, 1 मिनट। जब गोपाल इटालिया जी ने जिस दिन चुनाव शुरू होते ही अगले 1 घंटे में जब उन्होंने ये ट्वीट करा और ट्वीट करते हुए कहा कि हमारे लोगों को वोट नहीं दिया जा रहा, तो मैंने सबसे पहले रिएक्ट ये किया था कि गोपाल इटालिया जी ने मान लिया कि आम आदमी पार्टी जो है गुजरात में हार रही है। क्योंकि हारने का सबसे पहली स्वीकारोक्ति ये होती है कि आप ईवीएम पे, चुनाव आयोग पे सवाल उठा दे। लेकिन मैं इस डिबेट को जारी रखूंगा, संजू जी आऊंगा, आप काउंटर करना चाहती है आऊंगा, लेकिन मुझे एक ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद सीधा संजू जी के बाद आप पास आता हूं और इस डिबेट को जारी रखेंगे। आखिर जो एग्जिट पोल के जो परिणाम आ रहे हैं जमीनी हकीकत के कितने नजदीक है, जानने के लिए डिबेट जारी रहेगी। REC unleashes the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development. Adding value every day in every way. This is what our energy is. This is REC. हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर, नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर। फसल का करवा के बीमा, किसान की चिंता को छीना। हुआ सुरक्षित कल, सुरक्षित फसल निश्चिंत किसान। फसल बीमा सबका समाधान। आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से निश्चिंत हो जाएं, ताकि प्राकृतिक और स्थानीय आपदा पर भी फसल नुकसान होने पर आप उसकी सही कीमत पाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ने के लिए आज ही नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में जाएं, क्योंकि सुरक्षित फसल निश्चिंत किसान। फसल बीमा सबका समाधान। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। Hey girls! Hi! Congratulations! आज तो पार्टी चाहिए। चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये
चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। REC unleashes the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development. Adding value every day in every way. This is what our energy is. This is REC. तो दो टूक आप देख रहे हैं। दो टूक में हम बात कर रहे हैं दरअसल फैसले की घड़ी, जो दो राज्यों के विधानसभा चुनाव, एमसीडी के चुनाव जो है मतदान हो गया है और अब इंतजार जो है वो नतीजों का हो रहा है। नतीजे 8 तारीख को आएंगे, एमसीडी के 7 तारीख को नतीजे आएंगे, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ गए हैं और एग्जिट पोल के नतीजे साफ तौर पे दिखा रहे हैं कि दो राज्यों में, गुजरात और अगर हिमाचल की बात करें, बीजेपी यहां पर उसका पलड़ा भारी है। हालांकि कुछ एग्जिट पोल दिखा रहे हैं कि हिमाचल में कांटे की लड़ाई है, लेकिन गुजरात में क्लीन स्वीप है बीजेपी की। इसी तरह से एमसीडी में आम आदमी पार्टी क्लीन स्वीप करती हुई दिख रही है। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ 4 मेहमान जुड़े हैं। संजू वर्मा बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, नीरज मिश्रा जी मेरे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, अकील खान जी हैं राजनीतिक विश्लेषक, खुद को स्वतंत्र निष्पक्ष राजनीतिक विश्लेषक बताते हुए, और उनका दावा है कि स्वतंत्र राजनीतिक विश्लेषण बयान करना जरूरी है। ठीक है सर, ठीक है, मैंने तो खुद ही कह दिया, मैंने खुद ही कह दिया सर, मैंने खुद ही कह दिया सर, वो बयान करने के लिए सर मैंने खुद ही कह दिया। ओके, मैंने खुद ही कह दिया। और साथ साथ बृजमोहन दुग्गल हैं इलेक्शन एडवाइजर के संस्थापक। चलिए, इलेक्शन एडवाइजर संजू वर्मा जी, नीरज मिश्रा जी ने कुछ आंकड़े रखे, आप उन पे काउंटर करना चाहती हैं, ठीक है, मैं आपको समय जरूर दूंगा, लेकिन हालांकि मैं ये कह रहा हूं कि संजू, चाहे नीरज मिश्रा जी आंकड़े रखे, आप तो अर्थशास्त्री हैं, आप जरूर आंकड़े रखेंगी, लेकिन अब तो मुझे लगता है बात आंकड़ों से आगे निकल गई। अब तो केमिस्ट्री की बात है कि गुजरात में दरअसल नरेंद्र मोदी और गुजरात की जनता के बीच जो है अर्थमेटिक नहीं, अर्थशास्त्र नहीं, बल्कि जो केमिस्ट्री है वो क्या है कि वो टूटती नहीं है। अशोक जी, आपने जो केमिस्ट्री की बात कही, बिल्कुल सटीक बात कही आपने। मैं कई चैनल्स पर जब डिबेट पर जाती हूं, मैं हमेशा यह दावा करती हूं और डंके की चोट पर कहती हूं, नरेंद्र मोदी जैसा नेतृत्व देने वाला मुझे पूरे भारत में एक नेता दिखा दीजिए विपक्ष से। नरेंद्र मोदी एक तरफ, सोनिया गांधी प्लस राहुल गांधी प्लस मल्लिकार्जुन खड़गे प्लस रणदीप सुरजेवाला प्लस अजय माकन प्लस अशोक गहलोत प्लस पी चिदम्बरम प्लस अरविंद केजरीवाल प्लस ममता बनर्जी प्लस अखिलेश यादव प्लस लालू यादव एंड गैंग प्लस नीतीश कुमार एंड गैंग, ये सबको दूसरी तरफ रखिए, ये सब मिलकर नरेंद्र मोदी के नाखून बराबर नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, एमसीडी आप यदि हिमाचल बीच में मत टोकिए। दूसरी बात, हिमाचल प्रदेश का आप देखिए, दुग्गल साहब ने अशोक जी, गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम पूछ लीजिएगा संजय जी से। मैं एक चीज कहना चाहती हूँ दावे से कि हिमाचल प्रदेश में भी हम सरकार बनाएंगे, क्योंकि ये कहा जाता है कि हिमाचल प्रदेश की गद्दी पर वही बैठता है जो कांगड़ा की सीट जीते, और फिलहाल एग्जिट पोल दिखा रहे हैं कि कांगड़ा में कांग्रेस को बढ़त है, पर इस बार कांगड़ा तय नहीं करेगा कि हिमाचल की गद्दी पर कौन बैठेगा। इस बार बिलासपुर प्लस हमीरपुर, बिलासपुर जेपी नड्डा जी का होम टाउन रहा है, हमीरपुर धूमल फैमिली यानी अनुराग सिंह ठाकुर, यहां बीजेपी को बड़े तौर पे जीत मिलेगी। और मैं एक चीज कहना चाहती हूं, प्रियंका गांधी वड्रा ने उत्तर प्रदेश में नारा दिया था, लड़की हूं लड़ सकती हूं। 2.35% इनका उत्तर प्रदेश में वोट शेयर था और इनको सीटें मिली 2। इस बार भी राजीव शुक्ला के साथ प्रियंका गांधी वड्रा ने हिमाचल प्रदेश में कई महीनों तक कैंपेनिंग की, लेकिन हिमाचल में टक्कर दे रहे हैं मजबूती से। होने वाला है संजू जी, हिमाचल में टक्कर दे रही है कांग्रेस। अगर एग्जिट क्या है, नहीं संजू जी, अगर आप एग्जिट पोल की बात करते हैं तो हिमाचल में टक्कर दे रही है कांग्रेस पार्टी, ऐसा नहीं है। हालांकि अशोक जी, मैं अपनी बात खत्म कर लूं। हाँ, आप करिए, लेकिन आपने हिमाचल का जिक्र किया इसलिए मैंने याद दिलाया। हाँ, मैंने ये कहा कि एग्जिट पोल कांटे की टक्कर की बात कर रहे हैं और 8 दिसंबर को दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैंने सिर्फ आपको यह बताया कि इस बार जो 2 मेन मुख्य रीजन हैं जो तय करेंगे कि हिमाचल की गद्दी पर सत्ता में
1985 के बाद कभी नहीं हुआ कि वही पार्टी दोबारा सत्ता में आई हो। हम वो जो प्रथा है उसको खत्म करके वापस सत्ता में आएंगे, क्योंकि मुख्य कारण यह है कि हिमाचल में बहुत सारा काम हुआ है। एक चीज आप मान लीजिए अशोक जी, हिमाचल में जो दुग्गल साहब भी मानेंगे, खाली 3 रीजन है जो अर्बन एरिया माने जाते हैं, धर्मशाला, शिमला और बिलासपुर। धर्मशाला, शिमला और बिलासपुर को यदि आप छोड़ दें, हिमाचल प्रदेश ज्यादातर एक रूरल और सेमी अर्बन सेंटर में बट गया है। उसके बावजूद विकास को हर किसी के दरवाजे तक लाने का काम डबल इंजन सरकार ने किया है। तो हिमाचल की जनता झुकला नहीं सकती। अभी मुझे 20 सेकंड दीजिए बस, और ज्यादा जल्दी से। हाँ, फिर मैं नीरज जी के पास जी। नीरज जी ने बहुत आंकड़े दिए, मेरा कोई भी आंकड़ा मैं कभी इधर उधर से नहीं लेती हूँ। ये इकोनॉमिक सर्वे ऑफ गुजरात के आंकड़े हैं और इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया में भी जो आरबीआई ने आंकड़े दिए हैं, सबका मिश्रण करके बस जल्दी 2001 से 2013 गुजरात की जीडीपी 10%, 2006 से 2011 गुजरात की जीडीपी 20%, 2012 से 2019 गुजरात की जीडीपी 13.6%। 10 सेकेंड, पिछले 10 सालों में गुजरात में पहले 26 पोस्ट ग्रेजुएशन के कॉलेज थे, अभी 130। गुजरात में पहले 30 एमबीए के कॉलेज थे, अभी 100। गुजरात में पहले 300 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट थे, अभी 600। गुजरात में पहले 13 फार्मेसी कॉलेज थे, अभी 75। गुजरात में पहले सिर्फ 2200 मेडिकल सीट थी, अभी 8000। इसमें से सरकारी कितने मुझे लगता है नहीं, मुझे लगता है ये चुनाव तो अब बीत गए। अब ये सब आंकड़ों की परीक्षा तो बाद में ब्रिज जी आऊंगा, एक मिनट। चुनाव तो बीत गया, अब इन सब आंकड़ों को ठीक है आप लोग डिस्कस करना चाहते तो मैंने कांग्रेस को भी नहीं रोका, आपको भी नहीं रोका, लेकिन मुझे लगता है एक मिनट मैं आ रहा हूँ, अकील खान जी आ रहा हूँ, अकील खान जी, अरे अकील खान जी आ रहा हूँ, आपके पास भी आ रहा हूँ। नीरज मिश्रा जी, मैं हिमाचल पर आ रहा हूं क्योंकि मैं हिमाचल की बात कर रहा हूं। हिमाचल के जो सर्वे हैं वो आपका सर्वे क्या कहता है? क्योंकि आपने गुजरात में कहा 125, तो मैं आपसे ऑन रिकॉर्ड पूछना चाहूंगा हिमाचल का आपका सर्वे क्या कहता है, और क्या हिमाचल को लेकर भी जो तमाम सर्वे आ रहे हैं वो आप उनको भी मानते हैं कि वो सही नहीं है? अशोक जी, हम लोगों ने अपने हिमाचल चुनाव में एक नारा दिया था कि कांग्रेस 60 बाकी 8। हम तो आपको बता रहे हैं कि हम अपने नारे पर खरे उतर रहे हैं और 8 तारीख को आपको ये आंकड़ा भी दुरुस्त मिलेगा। लेकिन देखिए, संजू जी ने तो अपनी जुबानी जमा खर्च यहाँ खत्म कर दिया आपके सामने। नीरज जी, आप संजू जी पे कमेंट करो, उससे पहले एक बात बता रहा हूं मैं सिर्फ। अब टेलीविजन देखिए, टेलीविजन एक ऐसी चीज है ना, मैं कई बार कहता हूं कि आप जो कहते हैं सोच समझ के कहना चाहिए, क्योंकि आज चीजें रिकॉर्ड होती हैं और कल को क्या होता है। मुझे अभी भी याद है यूपी के चुनाव, जब उत्तर प्रदेश के चुनाव थे, समाजवादी पार्टी के एक प्रवक्ता ने मेरे शो में ये बोला और उन्होंने दावे से बोला, उन्होंने बोला आप मेरी बात रिकॉर्ड कर लीजिए, गोरखपुर में जो है योगी आदित्यनाथ को हम चुनाव हराएंगे। तो मैंने कहा आपकी बात रिकॉर्ड करके रखूं, बोले हाँ चुनाव वाले दिन चला दीजिएगा। उसके बाद मैंने चुनाव वाले दिन चलाई और उसके बाद से वो प्रवक्ता कभी मेरे शो में दोबारा नहीं आए। तो मेरा सिर्फ इतना निवेदन रहता है प्रवक्ताओं से, कृपया ऐसा बोलें कि आप मेरे शो में, मैं चाहता हूं आप लोग बार बार मेरे शो में आए, तो कृपया ऐसा कोई दावा ना करें जो आपको इतना एम्बेरस कर दे कि आपको मेरे शो में दोबारा आने में तकलीफ हो। अशोक जी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, देखिए आप तो स्टेट ब्रॉडकास्टर हैं, आपकी जिम्मेदारी है सच्चाई सामने रखने की। मैंने आपको बताया, हमने जो चुनावी नारा दिया। संजू जी का कैमरा एक मिनट बोल गया, मैं संजू जी टेक्निकली करवा रहा हूं, अगर कोई प्रॉब्लम है मैं करवा रहा हूं, 1 मिनट रुकिए। हाँ बोलिए नीरज। तो अशोक जी, हमने जो अपना कैंपेन का नारा दिया कि कांग्रेस 60 और बाकी 8, तो सच में हिमाचल की जनता ने उसको दोनों हाथों से स्वागत किया, गले लगाया और हिमाचल की जनता ने कांग्रेस को विधानसभा में पहुंचाने के लिए आप 60 सीटें कह रहे हैं, आप 60 सीटें कह रहे हैं, जो कहीं से भी कोई भी आप नारे की बात कर रहे हैं। मैं तो एग्जिट पोल और आपके जो आपका सर्वे में उसकी बात कर रहा हूं, क्योंकि 60 सीटें तो कहीं से भी कांग्रेस को हिमाचल प्रदेश में नहीं मिलती दिख रही। आप कितना बड़े अशोक जी देखिए, हिमाचल के चुनाव में आपने अगर कवरेज की हो जी, मैं तो आपको पता चला होगा कि 91 के चुनाव के बाद जहां पर सरकार के खिलाफ सबसे ज्यादा गुस्सा था, आज ये 2022 का चुनाव ऐसा था जिसके अंदर इस सरकार के प्रति इतनी एंटी इनकम्पेंसी है कि मुख्यमंत्री का नाम लेने के लिए कोई तैयार नहीं था। आप देखिए ना, सरकारी कर्मचारी से लेकर शिक्षकों से लेकर। नीरज जी, बड़े सम्मान के साथ कह रहा हूं, मैं वहां गया था, बहुत कोई गुस्सा नहीं था।
अगर कांग्रेस आती है, देखिए मैं आपको बड़ा साफ बताऊं, अगर कांग्रेस सत्ता में हिमाचल में आती है तो उसका दो बड़े कारण रहेंगे जो मैंने हिमाचल के में ग्राउंड रिपोर्ट करते हुए देखा। एक वो ये है कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, क्योंकि वो कांग्रेस का जो नारा था वो लोगों को जरूर छुआ, और दूसरा बीजेपी की जो बागी थे, करीब 40 से ज्यादा बीजेपी के बागी। तो ये मैं ग्राउंड पे कह रहा हूं, लेकिन इसके बावजूद सरकार के खिलाफ कोई गुस्सा, एंटी इनकम्बेंसी, सरकार को हराना है, हटाना है, ऐसा कोई गुस्सा नहीं था नीरज जी। ये मैंने जो देखा वो बयान कर रहा हूं जी। अशोक जी, देखिए हिमाचल के अंदर भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा पार हो चुकी थी, चाहे वो पेपर घोटालों से लेकर टेंडरों की धांधली की बारी हो, जिसके अंदर मुख्यमंत्री के परिवार के लोग तक शामिल थे, और ये सारी चीजें पब्लिक डोमेन में है। मैं कोई बेसलेस बात नहीं कर रहा हूं। मैं उस पे तो ये सारे फैक्टर्स जो थे, जा रहा हूं, मैंने आपको जो देखिए अशोक जी, ये सारे फैक्टर्स मिलकर वहां की जनता ने यह ठान लिया कि हम लोगों को इस घमंडी सरकार को बाहर करना है, और इसलिए हम लोगों को जनता ने आशीर्वाद देने का काम किया है, जो 8 तारीख को दिखेगा। ओके। अकील खान जी, हिमाचल में आम आदमी पार्टी जो है अपना खाता भी कई जगह खोलती नहीं दिख रही है, और एक बात बहुत चली थी हिमाचल में, लोग कह रहे थे भाई आम आदमी पार्टी पहाड़ों पर चढ़ने में हाफ गई, वहां पे सीधा टक्कर बीजेपी कांग्रेस में, आम आदमी पार्टी वहां कहीं नहीं है। देखिए, अगर इसकी इम्पार्शियल जाए, आप इसको जरा सोचिए जरा। सत्येंद्र जैन जो है वो आम आदमी पार्टी के को पूरा चार्ज दिया गया था हिमाचल प्रदेश का, और वो बहुत अच्छा काम कर रहे थे, और उनकी सभाओं में हजारों हजार लोग आ रहे थे, और ये बीजेपी को बहुत खतरा महसूस हुआ। और बीजेपी ने जिस तरीके से अभी तक उनके खिलाफ कोई भी चार्ज प्रूफ नहीं हुआ है, और जज ने कई बार इनसे पूछा है कि भाई साहब आप बताइए इनके पास क्या प्रूफ है आपके पास जो इनके अगेंस्ट में कार्रवाई की जाए, तो उस जज को ही बदल दिया गया। जज को बोला कि ये जज कैसे क्वेश्चन कर रहा है सर। पराकाष्ठा है। मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, मैं दिल्ली की बात नहीं कर रहा सर, मैं हिमाचल की बात कर रहा हूँ। अशोक जी, नीरज मिश्रा जी, देखिए आम आदमी पार्टी का बोरिया बिस्तर हिमाचल में उस दिन पैक हुआ जिस दिन सोलन की रैली में पंजाब के शिक्षकों ने वहां पर धरना दिया, और अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये भाड़े के टट्टू हैं, अपनी सरकार के कर्मचारी जो देश का भविष्य बनाने के लिए, बच्चों का भविष्य बनाने के लिए काम करते हैं, उसको अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भाड़े के टट्टू हैं। तो उसी दिन हिमाचल के अंदर इनका बोरिया बिस्तर पैक हो गया। करके मैं एक ब्रेक और ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आता हूं। अकील खान जी, ब्रेक के बाद आता हूं, एक ब्रेक। मैं अकील खान जी आता हूं, ब्रेक के बाद आता हूं, और उसके बाद लेकिन मैं फिर कहूंगा, मैं हिमाचल के संदर्भ में बात कर रहा था, आप कहीं और चले गए, लेकिन आप बिंदु पे बने रहेंगे तो मुझे और ब्रिज जी के पास भी जाना है। संजू जी को जरा फिर से जोड़ने की कोशिश कीजिए प्लीज इस ब्रेक के बाद। हाँ, जैसे सही वजन से ग्राहक होते हैं खुश, वैसे ही सही सुरक्षा से परिवार होता है कल की चिंता से मुक्त। इसलिए मेरी मानो, आज ही जुड़िए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से, जो देती हैं 2-2 लाख रुपए का बीमा। दिखाइए समझदारी, निभाइए जिम्मेदारी। आज ही अपनी नजदीकी बैंक शाखा या डाकघर जाकर इन योजनाओं से जुड़ें। हाय मॉम, फिर से शॉपिंग? बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे ऐड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है, और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू, नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। REC unleashes the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development. Adding value every day in every way. This is what our energy is. This is REC. तो दो टूक आप देख रहे हैं, हम एग्जिट पोल पे बात कर रहे हैं। अकील खान जी, हाँ आप अपनी बात पूरी कीजिए, लेकिन मेरा निवेदन है कि मैंने हिमाचल से शुरू किया था। हिमाचल में आम आदमी पार्टी जो है खाता नहीं खुल रहा है, उसके कुछ कारण जो है नीरज जी ने गिना दिए। दिल्ली में आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, अगर आप आम आदमी पार्टी के समर्थक, माफ कीजिएगा आप नहीं हैं, मैंने आप बोल दिया, लेकिन दिल्ली में मैंने कहा मैंने कहा दिल्ली में आम आदमी पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर रही है जो एग्जिट पोल के अनुसार। पर क्या वजह है कि
दिल्ली से बाहर जो है आम आदमी पार्टी लगातार खराब प्रदर्शन कर रही है। चाहे आप उत्तराखंड देख लीजिए, उत्तर प्रदेश देख लीजिए, गोवा देख लीजिए, तो एक राष्ट्रीय पार्टी बनने की जो चाहत है ना, वो कहीं से पूरी होती दिख नहीं रही है। देखिए, राष्ट्रीय पार्टी को गुजरात इलेक्शन के जैसी 8 तारीख को रिजल्ट आएंगे, उसमें राष्ट्रीय पार्टी आम आदमी बन जाएगी, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। और दूसरी चीज ये है कि आप देखिए हमारे देश के इतिहास में, राजनीतिक इतिहास में इतना तेजी से किसी भी पार्टी ने डेवलपमेंट नहीं किया, प्रोग्रेस नहीं की है जितनी तरक्की आम आदमी पार्टी ने की है। और कोई भी पार्टी देश की, आप देख लीजिए हिस्ट्री उठा करके, अपने स्टेट से जब वो चुनाव जीत करके बाहर किसी भी जगह चुनाव नहीं जीत पाई है। और ये आम आदमी पार्टी ने ये बता दिया है देश को कि वो जीत सकती है और राष्ट्रीय विकल्प बन सकती है। और पंजाब में सबने आउट कर दिया कि इनका कुछ नहीं होगा, ये कुछ जीत नहीं सकते, लेकिन पंजाब जीता और एमसीडी जीत ली। मतलब जीतना हमारा, मतलब जो एमसीडी का जो इनका असेसमेंट था वो पूरा हो रहा है। मेरे पास ये जो रिजल्ट है ना, ये जो इन्होंने एनालिसिस किया है, ये जो चुनाव के इन्होंने जो सर्वे किए हैं, ये गलत है। ओके सर, ओके नीरज जी बहुत संक्षेप में, मेरे पास समय बिल्कुल नहीं, बहुत संक्षेप में। वो ये कह रहे हैं कि राष्ट्रीय पार्टी बनने जा रही है और अगर बनी तो सबसे पहला खतरा कांग्रेस को आएगा। हालांकि आज ही मधुसूदन मिस्त्री ने ये बोला है कि हम लोग मिलके भी आ सकते हैं, साथ आ सकते हैं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। एक मिनट अशोक जी, देखिए दिल्ली के अंदर साइंस की पढ़ाई इन्होंने अपने स्कूलों में बंद की है, तो साइंटिफिक टेम्परामेंट इनमें है नहीं। मैथमेटिक्स में एक पैराबोलिक इक्वेशन होती है, जो जितना जल्दी ऊपर जाता है ना, वो उतना जल्दी ही नीचे आता है। तो इनके साथ तो वही हो रहा है, तो इस पर ज्यादा टीका टिप्पणी की जरूरत नहीं। 1150 करोड़ रुपए का दिल्ली में जो प्रचार बजट है, उसके दम पर ये दिल्ली में जरूर आए भर रहे हैं, लेकिन दिल्ली में भी जो आंकड़े आएंगे उसमें कांग्रेस को आपको दिखेगा कि दिल्ली की जनता ये अपना जो नॉस्टैल्जिया फैक्टर है कि मेरा आखिरी कमेंट कह रहा हूं कि ये लार्जर तस्वीर जो है इन एग्जिट पोल से क्या निकल कर आ रही है, लार्जर तस्वीर। देखिए, लार्जर जो पिक्चर मुझे दिखाई दे रही है वो ये कि दिल्ली में बीजेपी को एक चेहरा लाने की आवश्यकता है। मैं स्टेट बाय स्टेट बता देता हूँ आपको। दिल्ली में चाहे पिछली बार के चुनाव हो, चाहे ये एमसीडी के चुनाव हुए, दिल्ली में एक नायक की, एक चेहरे की केजरीवाल के सामने कमी बीजेपी को खलती है, अभी भी है। उसको एक चेहरे की तलाश है। गुजरात की बात मैं इसलिए नहीं करूंगा कि गुजरात में देखिए तमाम कारणों को आप एक तरफ रख दीजिए। गुजरात में मोदी जो है गुजरातियों के लिए मान, सम्मान, स्वाभिमान और अभिमान का पहलू है, अभिमान की बात है। तो वहां मोदी हार जाएंगे, मुझे एक पत्रकार के तौर पर यह हजम नहीं होता है। हिमाचल, मैं फिर कह रहा हूं कि वहां इनफाइटिंग थी। ये बात मैंने आपको शायद पिछली बार नहीं कही या मेरे दिमाग से निकल गई, क्योंकि मुझे लगा कि हम सब इस बात को जानते हैं। इनफाइटिंग भी वहां बीजेपी का नुकसान कर रही है। और कुल मिलाकर देखें तो ये चुनाव दिलचस्प हुए। मैं एक बात कहना चाहूंगा, जल्दी से एक बात कहना चाहूंगा। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी जिम्मेदारी पूरा देश है, वो गुजरात नहीं है। लेकिन गुजरात को उन्होंने जिस तरीके से पैम्परिंग, वो गलत है। देश के इंटरेस्ट में, देश के लिए वो गलत है। और ये एक अशोक जी, ये बात तो ठीक है कि 6 दिन से पीएमओ जो बंद था, आज चलिए उसका ताला इन बातों का कोई मायने मुझे नहीं लगता कि फिलहाल है, क्योंकि अभी हमको इंतजार करना पड़ेगा। अभी एग्जिट पोल जो दिखा रहे हैं वो देखिए, वो बड़े अपने आप में दिलचस्प और मैसेज भी है, क्योंकि 2024 की लड़ाई जो है यहाँ से तय होने जा रही है। हालांकि अभी अगले साल कुछ और राज्य विधानसभा के चुनाव होने हैं, अक्सर सेमीफाइनल उनको बोला जाता है, लेकिन इसके बावजूद 2024 के लिए बड़ा मैसेज होगा। और अगर जैसा कि ये गुजरात को, क्योंकि अगर गुजरात को मॉडल लें तो ये साफ तौर पर दिखा रहा है कि 2 नंबर के लिए जो है लड़ाई जो है वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में है। लेकिन नरेंद्र मोदी का चेहरा गुजरात में सबसे बड़ा है। हिमाचल में जो है अगर इन फाइटिंग नहीं होती तो बीजेपी शायद ज्यादा मजबूती स्थिति में, लेकिन हिमाचल में अभी भी पिक्चर अभी बाकी है, कहना चाहिए, इंतजार करना चाहिए। दिल्ली की तस्वीर साफ है गुजरात की तरह, लेकिन कुल मिलाकर इसके मायने अपने अपने हैं। लेकिन बड़ी जीत तो गुजरात की मानी जाएगी, हिमाचल का इंतजार रहेगा। लेकिन आज के लिए इतना ही। सभी मेहमानों का शुक्रिया। 2 टूक में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।